कहानी की शुरुआत एक शांत से मछुआरों के गांव से होती है, जहां माहौल बिल्कुल सुकून भरा है। एक नन्ही सी लड़की झील के किनारे खेल में मस्त थी और उसी वक्त उसका पिता मछली पकड़ने की तैयारी में लगा हुआ था। वो अपनी जाल उठाकर धीरे धीरे पानी में उतर गया। ये देखकर लड़की उदास हो गई और रोने लगी, क्योंकि उसे लगा कि उसका पापा उसे अकेला छोड़कर जा रहा है। उसकी मासूमियत देखकर पिता वापस किनारे आया और उसके साथ खेलने लगा। वो अजीब अजीब चेहरे बनाने लगा, मजाकिया हरकतें करने लगा, जिससे लड़की की हंसी छूट गई और उसका मूड तुरंत बदल गया। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। पिता का शरीर पानी में कांपने लगा, जैसे नीचे से कोई ताकत उसे पकड़कर खींच रही हो। वो धीरे धीरे गहराई में घसीटा जा रहा था। लड़की अभी भी हंस रही थी। उसे लगा ये भी कोई खेल ही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पिता असली खतरे में है, जब तक कि वो पूरी तरह पानी में गायब नहीं हो गया और ऊपर सिर्फ खून तैरता नजर आने लगा। गाँव वालों ने मान लिया कि नदी के किसी भयानक राक्षस ने उसे निगल लिया है। डर के मारे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और एक तांत्रिक पुजारी को बुलाया ताकि वो इस खतरे को खत्म कर सके। अपने मंत्रों और दिखावे से उस पुजारी ने एक बड़े मछली जैसे जीव को पकड़ लिया और दावा किया कि अब सब सुरक्षित है। लेकिन तभी वहाँ से गुजर रहा एक युवा राक्षस शिकारी सुवान जांग इस बात को महसूस कर लेता है कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वो गांव वालों को चेतावनी देता है कि ये पकड़ी गई मछली असली राक्षस नहीं है। लेकिन गांव वाले, जो पहले से ही उस घमंडी पुजारी की बातों में आ चुके थे, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। उल्टा वे उस पर भड़क उठते हैं, उसे पीटते हैं और सजा के तौर पर गाँव के चौक में बांधकर लटका देते हैं। उन्हें लगता है कि अब पानी सुरक्षित है, इसलिए सब लोग बेफिक्र होकर नदी में तैरने चले जाते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक असली नदी का राक्षस प्रकट होता है और देखते ही देखते एक औरत को जिंदा निगल जाता है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागते हैं, सोचते हैं कि पानी से दूर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मगर वो गलत थे। राक्षस अपनी लंबी जीभ निकालकर जमीन पर खड़े लोगों को भी शिकार बनाने लगता है। वही छोटी लड़की अपनी माँ की तरफ भागती है, लेकिन तभी वो जीभ उसे लपेट लेती है। गाँव वाले पूरी ताकत से उसे खींचते हैं और आखिरकार उस जीभ को काट देते हैं। लड़की को पुल की तरफ खींच लाते हैं, पर तभी अगले ही पल वो राक्षस पानी से छलांग लगाकर बाहर आता है और उस बच्ची को पूरा निगल जाता है। ये देखकर उसकी माँ का दिमाग सुन्न हो जाता है और वो पागलों की तरह पानी में कूद जाती है। उधर सुवान जांग अपनी रस्सियां काटने में लगा था, खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। पानी के अंदर वो माँ डर के मारे ठहर सी जाती है जब उसका सामना राक्षस से होता है। वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी को वापस मांगती है, लेकिन राक्षस बिना दया दिखाए उसे भी निगल जाता है। इसके बाद वो राक्षस आसपास की इमारतों को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे गाँव वाले अपना संतुलन खोकर नदी की तरफ गिरने लगते हैं। एक छोटा बच्चा भी फिसलकर पानी की तरफ जाने लगता है, लेकिन ठीक उसी वक्त सुवान जांग खुद को आजाद कर लेता है। वो तेजी से पुल पर कूदता है, फिर एक तैरती लकड़ी पर पहुंचकर उस बच्चे को गिरने से पहले पकड़ लेता है। तभी राक्षस दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार सुवान जांग उसकी ही ताकत का फायदा उठाकर आखिरी पल में बच्चे को लेकर बच निकलता है। राक्षस लकड़ी में उलझ जाता है और वो सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है। वो बच्चे को उसकी माँ के हवाले करता है। इसी दौरान वो नकली पुजारी भीड़ में छिपा कांप रहा था। तभी एक भारी भरकम औरत डर के मारे भागती हुई आती है। उसके हर कदम से जमीन हिलती है और अचानक वो उछलकर सीधे राक्षस पर गिर जाती है। इस टक्कर से राक्षस हवा में उछलता है और भागते हुए पुजारी के ऊपर जा गिरता है। पानी से बाहर आते ही उसकी ताकत खत्म होने लगती है और वो मरने लगता है और फिर एक साधारण इंसान में बदल जाता है। बिना समय गंवाए सुवान जांग अपनी खास 300 नर्सरी राइम्स वाली किताब निकालता है, जो उसे उसके गुरु ने दी थी। वो एक बच्चों की लोरी गाना शुरू करता है, उम्मीद करते हुए कि राक्षस के अंदर की अच्छाई जाग जाए, लेकिन इसका उल्टा असर होता है। राक्षस और ज्यादा गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है। ठीक उसी पल एक कुशल महिला राक्षस शिकारी बीच में आती है। मिस दुआन अपने जादुई हथियार से वो राक्षस को काबू में करके एक छोटी सी गुड़िया में कैद कर देती है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं और उसे हीरो मानकर धन्यवाद देते हैं। लेकिन मिस दुआन को सुवान जांग के तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि नर्सरी राइम्स से राक्षसों को हराने की कोशिश करना बेवकूफी है। इस घटना के बाद टूटे हुए आत्मविश्वास के साथ सुवान जांग अपने गुरु के पास लौटता है। उसे अफसोस होता है कि वो गाँव वालों की रक्षा नहीं कर पाया। उसका गुरु उसे समझाता है कि उनका मकसद राक्षसों को मारना नहीं, बल्कि उनके दिल की बुराई को खत्म करके उन्हें अच्छाई की राह पर लाना है। नई उम्मीद और सीख के साथ सुवान जांग फिर निकल पड़ता है, उस सुअर राक्षस को हराने के लिए जो अब भी इंसानों के लिए खतरा बना हुआ है। जल्द ही सफर करते हुए सुवान जांग एक गांव के छोटे से होटल तक पहुंचता है, जहां कुछ समय पहले एक जवान जोड़ा खाना खाने रुका था, लेकिन वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। असलियत काफी डरावनी थी। उस होटल का मालिक ही एक भयानक सुअर राक्षस था, जिसने उन्हें मार कर खा लिया था। जब सुवान जांग होटल के अंदर गया तो पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगा। लोग हंसते बोलते खाना खा रहे थे, माहौल भी बिल्कुल ठीक लग रहा था। एक औरत ने मुस्कुराकर उसका स्वागत भी किया, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो गया कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। वहाँ मौजूद बाकी ग्राहक असल में जिंदा इंसान नहीं थे, बल्कि राक्षस के शिकारों की जिंदा की गई लाशें थीं। कोने में पड़ा खून से सना एक अजीब सा हथियार, 9 दांतों वाला रेक, इस बात का सबूत था कि यहाँ कोई खतरनाक ताकत मौजूद है। तभी अचानक मिस दुआन भी वहाँ पहुँच जाती है और बिना वक्त गंवाए
उन जॉम्बी जैसे गुलामों को खत्म करना शुरू कर देती है। तभी असली सुअर राक्षस सामने आता है, इंसानी रूप में एक गंदा और भद्दा रसोइया जिसकी मुस्कान ही डर पैदा कर रही थी। इसके बाद शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई। मिस दुआन और सुवान जांग मिलकर उससे भिड़ते हैं और आखिरकार मिस दुआन अपने जादुई थैले से उसे पकड़ लेती है। वो उसे एक छोटी कठपुतली में कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन ये राक्षस बहुत ताकतवर था। वो उस कैद को तोड़कर बाहर निकल आता है और अपने असली रूप में बदल जाता है, एक विशाल डरावना सुअर राक्षस। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने पूरे होटल को तहस नहस कर दिया। हालात बिगड़ते देख सुवान जांग और मिस दुआन को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इस खतरनाक मुकाबले के बाद मिस दुआन सुवान जांग की बहादुरी और उसके निस्वार्थ स्वभाव से काफी प्रभावित होती है। भले ही उसके पास ज्यादा ताकत या स्किल्स नहीं थे, लेकिन उसने बिना डरे बुराई का सामना किया और यही बात मिस दुआन के दिल को छू जाती है। धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगती है। वो खुलकर अपनी फीलिंग्स बताती है और मौका मिलते ही उसके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन सुवान जांग वो इस तरह के प्यार से डरता था। उसका मानना था कि उसका मकसद सिर्फ पूरी इंसानियत में प्यार फैलाना है और रोमांटिक प्यार उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। इसलिए वो हर बार उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उससे भागने लगता है जब भी वो उसके करीब आती है। वो खुद को और अपने गुरु को ये यकीन दिलाता है कि उसे सिर्फ सार्वभौमिक प्यार चाहिए, न कि कोई व्यक्तिगत रिश्ता। लेकिन उसका चालाक गुरु समझ चुका था कि सुवान जांग अंदर से उलझ चुका है। उसके शब्द और उसका दिल दोनों एक जैसे नहीं थे, इसलिए उसने उसे सलाह दी कि वो 5 उंगलियों वाले पहाड़ पर जाए, जहाँ एक खतरनाक लेकिन शक्तिशाली बंदर राजा सन वुकोंग कैद है। गुरु का मानना था कि अगर सुवान जांग उसकी मदद ले ले तो वो इस सुअर राक्षस को हराने में कामयाब हो सकता है। गुरु की बात मानकर सुवान जांग उस पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक रात अचानक कुछ लोगों का ग्रुप उस पर हमला कर देता है और हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने मिस दुआन को भी पकड़ रखा था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये पूरा हमला असल में मिस दुआन का ही प्लान था। उसने सब कुछ खुद सेट किया था, सिर्फ इसलिए कि सुवान जांग उसे बचाए और शायद उसके प्यार को स्वीकार कर ले। लेकिन इतना सब करने के बाद भी सुवान जांग का दिल नहीं बदला। वो उससे दूर ही रहा और एक बार फिर उसे ठुकरा दिया। ये सब देखकर मिस दुआन का गुस्सा और दर्द दोनों फूट पड़ते हैं। वो अपना आपा खो बैठती है और सुवान जांग को ही कैद कर देती है, उसे बांध कर छोड़ देती है ताकि वो समझ सके। तभी अचानक सुअर राक्षस फिर से हमला करता है। वो गुस्से में उनके कैंप पर टूट पड़ता है और सीधे मिस दुआन पर वार करता है, क्योंकि वो उसे पहचान चुका था। वो उसे बुरी तरह घायल कर देता है। तभी हालात और बिगड़ने से पहले 3 दूसरे राक्षस शिकारी वहाँ आ पहुँचते हैं, अपने अपने अजीब नाम और स्टाइल के साथ। वो सुअर राक्षस से भिड़ते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद उसे वहाँ से भगा देते हैं। लड़ाई के बाद जब सुवान जांग को इतना परेशान और चिंतित देखती है तो मिस दुआन इसे उसके प्यार की निशानी समझ लेती है। वो फिर से अपनी फीलिंग्स जाहिर करती है, लेकिन इस बार भी उसे वही जवाब मिलता है, इनकार। दिल टूटने और गुस्से में वो सुवान जांग की सबसे कीमती चीज, उसकी 300 नर्सरी राइम्स वाली किताब उसके सामने फाड़ देती है और उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। टूटे हुए पन्ने जमीन पर बिखरे रहते हैं और इन्हीं के बीच सुवान जांग एक बार फिर अकेला रह जाता है। उस दर्दनाक पल के बाद टूटे दिल और भारी मन के साथ सुवान जांग अकेले ही अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है। उसका इरादा अब साफ था, उसे बंदर राजा को ढूंढना ही है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वो 5 उंगलियों वाले पहाड़ तक पहुंच जाता है। वहाँ एक शांत सी घाटी थी जहाँ चारों तरफ खिले हुए कमल थे। उसी जगह उसे एक छिपी हुई गुफा मिलती है जो कमलों की सील से बंद थी। अंदर कदम रखते ही उसका सामना एक अजीब से बूढ़े आदमी से होता है, गंदा, रहस्यमयी और थोड़ा डरावना, लेकिन असल में वही था बंदर राजा सन वुकोंग, जो इंसानी रूप में छिपा हुआ था। वुकोंग उसे बताता है कि वो यहाँ कैसे कैद हुआ। 500 साल पहले वो स्वर्ग में तबाही मचाने वाला सबसे ताकतवर बंदर राजा था और उसे सजा के तौर पर बुद्ध ने इस पहाड़ के नीचे कैद कर दिया था। अब वो गिड़गिड़ाकर सुवान जांग से आजादी की भीख मांगता है। मौका देखकर सुवान जांग एक सौदा रखता है। वो वुकोंग को आजाद करने में मदद करेगा, लेकिन सिर्फ तभी जब वो पहले उसकी मदद करे उस खतरनाक सुअर राक्षस को हराने में। सुवान जांग को ये नहीं पता था कि मिस दुआन चुपके उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी थी। वो गुफा में दाखिल होती है और इस सौदे को सुनकर चिंतित हो जाती है। उसे लगता है कि वुकोंग जैसे खतरनाक राक्षस पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन वो जाने से इनकार कर देती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। तभी वुकोंग एक चालाक प्लान बनाता है। वो बताता है कि सुअर राक्षस अपनी पिछली जिंदगी में वासना का गुलाम था, इसलिए उसे किसी आकर्षक नाच से बाहर लुभाया जा सकता है। मिस दुआन बिना झिझक इस प्लान को अपनाती है। चांदनी रात में वो एक मोहक नाच और गाना शुरू करती है। उसकी हर हरकत उस राक्षस को बाहर खींचने के लिए थी और प्लान सच में काम कर जाता है। नाच से आकर्षित होकर सुअर राक्षस बाहर आ जाता है। उसी पल वुकोंग अपनी असली ताकत दिखाता है और पलक झपकते ही उसे बुरी तरह हरा देता है। जैसे ही राक्षस कमजोर पड़ता है, मिस दुआन अपना जादुई थैला निकालती है और उसे एक छोटी कठपुतली में कैद कर लेती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले नदी वाले राक्षस के साथ किया था। इस जीत से खुश होकर मिस दुआन दोनों पकड़े गए राक्षसों को सुवान जांग को तोहफे में देती है। फिर वो थोड़ी झिझक के साथ अपनी उंगली से सोने की अंगूठी निकालती है और उसे शादी के प्रस्ताव के रूप में सुवान जांग के सामने रख देती है। इतना ही नहीं, वो
वो उसकी फटी हुई 300 नर्सरी राइम्स वाली किताब भी उसे लौटा देती है, जिसे उसने बड़ी मेहनत से फिर से जोड़ने की कोशिश की थी। भले ही पन्ने सही क्रम में न हो, उसके इन सच्चे और मासूम इशारों से साफ था कि वो दिल से उससे प्यार करती है और उम्मीद कर रही थी कि इस बार सुवान जांग उसका प्यार स्वीकार कर लेगा। लेकिन एक बार फिर उसे निराशा ही मिलती है। सुवान जांग उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है, यहाँ तक कि वो खुद को रोकने के लिए एक पत्थर उठाता है और अपनी उंगली काटने की कोशिश करता है ताकि वो अंगूठी पहन ही न सके। ये देखकर मिस दुआन पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो गायब होती है, सुवान जांग को अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर वुकोंग चुपचाप ये सब देख रहा था। वो सहानुभूति दिखाने का नाटक करता है और चालाकी से सुवान जांग को गुफा के मुंह पर लगे कमल को तोड़ने के लिए उकसाता है। बिना सच्चाई जाने सुवान जांग उस कमल को तोड़ देता है और इसी के साथ वो आखिरी सील भी हट जाती है जो वुकोंग को कैद किए हुए थी। अगले ही पल एक खतरनाक हंसी के साथ वुकोंग आजाद हो जाता है। 500 साल की कैद के बाद वो अपने असली रूप में लौट आता है, एक भयानक गुस्सैल बंदर राक्षस जो सोने के कवच में लिपटा हुआ था। सुवान जांग डर के मारे चिल्लाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बुद्ध का नाम सुनते ही वुकोंग और ज्यादा भड़क जाता है। वो एक जबरदस्त वार करता है और सुवान जांग को दूर फेंक देता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है, खून खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। वुकोंग यही नहीं रुकता, वो उसके बाल पकड़कर उन्हें जड़ से उखाड़ देता है। कुछ ही पलों में सुवान जांग खून से लथपथ गंजा भिक्षु बनकर जमीन पर पड़ा होता है। तभी अचानक 3 राक्षस शिकारी वहाँ प्रकट होते हैं। वो इस मौके का फायदा उठाकर बंदर राजा को हराकर नाम कमाना चाहते थे, लेकिन उनकी ताकत वुकोंग के सामने कुछ भी नहीं थी। वो आसानी से उन्हें हराकर मिटा देता है। अब वो घायल सुवान जांग को खत्म करने ही वाला होता है। तभी मिस दुआन अचानक वापस आ जाती है। वो उसके सामने कूदकर खड़ी हो जाती है उसे बचाने के लिए। वो वुकोंग को उकसाती है, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है और फिर शुरू होती है उनकी आखिरी लड़ाई। मिस दुआन पूरी हिम्मत से लड़ती है, लेकिन वुकोंग की ताकत के सामने टिक नहीं पाती। जैसे ही वो मरने के करीब पहुंचती है, उसी पल सुवान जांग को एहसास होता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, आंखों में आंसू लिए, और आखिरकार अपने दिल की बात कबूल करता है कि वो हमेशा से उससे प्यार करता था। मिस दुआन हल्की सी मुस्कान देती है और उसकी बाहों में दम तोड़ देती है, सुनहरी रोशनी में बदलते हुए। दुख से टूटा हुआ सुवान जांग उसकी जोड़ी हुई किताब उठाता है और तभी उसे एहसास होता है कि बिखरे हुए पन्ने अब एक दिव्य सूत्र में बदल चुके हैं। वो पूरे दिल से उस पवित्र मंत्र को पढ़ना शुरू करता है और तभी आसमान से एक चमकदार रोशनी उतरती है। एक विशाल दिव्य हाथ प्रकट होता है और वुकोंग को जमीन पर दबा देता है, उसे पूरी तरह काबू में कर लेता है। धूल शांत होने के बाद वुकोंग हिल भी नहीं पाता। सुवान जांग धीरे धीरे उसके पास जाता है और मिस दुआन की सोने की अंगूठी उठाकर उसके सिर पर पहना देता है। वो अंगूठी सिकुड़कर एक जादुई हेडबैंड में बदल जाती है और इसी के साथ वुकोंग अब उसका शिष्य बन जाता है। इस दर्द और नुकसान के बाद सुवान जांग को सच्चा ज्ञान मिल चुका था। उसे समझ आ गया था कि असली मुक्ति दर्द और मोह का सामना करने के बाद ही मिलती है। उसका गुरु उसे नया नाम देता है, तांग सांझांग। अब वो एक सन्यासी भिक्षु बन चुका था जो पश्चिम की यात्रा पर निकलेगा और इसी तरह तांग सांझांग अपनी नई यात्रा शुरू करता है अपने 3 बदले हुए राक्षस शिष्यों के साथ, नदी का राक्षस, सुअर राक्षस और बंदर राजा सन वुकोंग। भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए। और मतलब और क्या बोलूँ मैं कि मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता था और यूट्यूबर बनूँगा। और क्या बोलूँ, ये दिखा रहा हूँ मेरा घर आपको, देखिए ये है मेरा घर, ये है मेरा घर। और कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है।